दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसका अमाउंट कितना है, कितना परसेंटेज है। फिर कहोगे क्यों परसेंटेज क्यों निकालना चाहते हैं? जवाब, यदि हमको सारे एलिमेंट का परसेंटेज पता चल जाएगा तो हम उस परसेंटेज से उस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला, और इसमें कंसेप्ट लगाएंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में पहला चैप्टर, उसमें आता है लॉ ऑफ मास, उसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आता है कि नहीं? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का हेल्प लेकर के हम एलिमेंट के परसेंटेज से उस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। और फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, और जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो फार्मूले से हम उस कंपाउंड को भी पहचान लेंगे कि वो कंपाउंड क्या है। क्यों? तुम लोग को आइसोमर जब पढ़ाया गया था तो क्या फार्मूले से फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करना नहीं बताया गया था कि किस फार्मूले में तुम कैसे देख के बताओगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? और फिर हमने उसके कुछ टेस्ट बताए थे फंक्शनल ग्रुप के। उस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के आधार पर तुम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को भी पहचान लोगे जो तुमको कंपाउंड दिया गया, जो अननोन है, जिसके बारे में तुमको पता नहीं है। बोलो समझ में आया? तुम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट को पहचानने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन है? साथ में हेलोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर हम इसका अमाउंट चेक करेंगे कितना अमाउंट है। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जहां हमने क्वांटिटी चेक कर ली, परसेंटेज निकाल लिया, तो परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे आखिर वो कंपाउंड कौन है। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सबसे पहले हम एस्टिमेशन करने जा रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। ठीक है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो है, ये तो पता है कि ऑर्गेनिक है तो कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन हमको कंफर्म तो करें कि वास्तव में कार्बन ही हो सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना हो सकता कंपाउंड ही डिफरेंट इनऑर्गेनिक हो। पहले कंफर्म तो करें कि वो ऑर्गेनिक ही है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ही है। तो क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ले लिया, ये है कोई कंपाउंड, पता नहीं क्या है, अननोन कंपाउंड, हमको नहीं पता इसके बारे में, ये अननोन कोई कंपाउंड है। हमने क्या किया? उस कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिला के हीट कर दिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ मिला के हीट कर दिया। फिर कहोगे क्यों? इतने सारे एलिमेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबको छोड़ के आप कॉपर ऑक्साइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? हाँ, एनसीईआरटी में भी लिखा है, आप भी वही बात बोल रहे हैं, लेकिन क्यों यूज़ कर रहे हैं? यदि हम इसका क्यों जान जाएंगे तो ये एलिमेंट तुमको याद हो जाएगा कि इस जगह हमें कॉपर ऑक्साइड ही यूज़ करना है। जवाब, इसलिए कॉपर ऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, रिएक्टिविटी कम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर जानते हो एल्कली मेटल है, फिर नीचे अर्थ मेटल आता है, और कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, पता है कि नहीं? और जो मेटल जितना ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी, नीचे आने पर रिएक्टिविटी, ऊपर वाला हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे नीचे आते जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाएगा। तो बताओ कॉपर ऊपर है कि नीचे है? कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से भी कम हुआ। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, और जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी ओर कम खींचेगा। जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी ओर खिंचाओ उतना ही कम होगा। मतलब इस कॉपर की पकड़ ऑक्सीजन की तरफ बहुत ही कम है, और कम होने की वजह से होगा क्या? जैसे ही हीट करोगे ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन यदि कंपाउंड में कार्बन है तो जरूर कार्बन से कंबाइन करके क्या बना देगा? CO2 गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना देगा? वाटर वेपर। इसका मतलब यदि कंपाउंड ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो निश्चित कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करने पर तुमको दो गैसेस मिलेंगी। कौन कौन सी? CO2 एंड वाटर वेपर।
अब फिर कहोगे वाटर वेपर निकल भी रहा है तो हमको कैसे पता चले वाटर वेपर निकल रहा है? कोई कलर नहीं है उसकी, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेलिंग नहीं है, हम कैसे जाने कि वाटर वेपर ही बाहर आ रहा है? तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गैस को तुम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास कराओगे। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वाइट होता है, कलरलेस होता है, वाइट होता है। जब इस गैस को तुम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास कराओगे तो ये कॉपर सल्फेट वाटर को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा और कन्वर्ट कर जाएगा CuSO4.5H2O और ये हो जाएगा ब्लू। इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। और इसका नाम है ब्लू विट्रियॉल। नाम सुना है? ब्लू विट्रियॉल, कॉपर सल्फेट 5H2O। एनहाइड्रस था तो वाइट और पानी सोखने के बाद ब्लू। पता कलर चेंज हुआ, इससे पता चल गया कि ये जो गैस है इसके अंदर वाटर वेपर है। बोलो बात समझ में आई? अब ये बात समझ में आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमको किसके साथ मिला के हीट करना था? कॉपर। क्यों कॉपर ऑक्साइड? ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, इस पर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है, तो ऑक्सीजन हीट करने से तुरंत बाहर आएगा और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर आएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से कंबाइन करके CO2 और हाइड्रोजन से कंबाइन करके वाटर वेपर बनाएगा। फिर तुम कहोगे इसका मतलब हम यहाँ वो मेटल यूज़ कर सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, तो उस हिसाब से आप देखिए सिल्वर, तो सिल्वर भी नीचे है, सिल्वर भी हाइड्रोजन के नीचे है, तो आप सिल्वर का ऑक्साइड यूज़ करिए। बल्कि सिल्वर तो कॉपर के भी नीचे है, तब तो देखा जाए तो और बेहतर होगा। बोलो, तो आप सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करिए, कॉपर ऑक्साइड क्यों यूज़ कर रहे हैं? जवाब, सिल्वर महंगा है और कॉपर सस्ता है। जो काम मेरा सस्ते में हो जा रहा है उसके लिए हम सिल्वर क्यों महंगा को काम क्यों करें? इसलिए तुम्हारे बुक में NCERT में कॉपर ऑक्साइड लिखा है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो तुम उस कंपाउंड को हीट करोगे किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। इस टेस्ट का नाम कॉपर ऑक्साइड टेस्ट भी है, इसी को कॉपर ऑक्साइड टेस्ट भी कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। मान लो क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन इज टेस्टेड बाई ऑप्शन A, B, C, D, तो आंसर है कॉपर ऑक्साइड टेस्ट, या इसी को लिबिक टेस्ट भी कहा जाता है। लिबिक टेस्ट में तो हम लोग कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। अब ये बात समझ में आई कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्यों यूज़ किया आपने? क्यों नहीं मैग्नीशियम का ऑक्साइड यूज़ किया? क्यों नहीं सोडियम का ऑक्साइड यूज़ किया? एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्यों नहीं यूज़ किया? कॉपर ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि उसका, बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है। ज़्यादा होगा ना तो ये कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं और हीट करने से ऑक्सीजन बाहर आएगा ही नहीं, और जब ऑक्सीजन ही बाहर नहीं आएगा तो CO2 वाटर कहाँ से बनेगा? अब बिना इसके बने तुम कैसे पहचानोगे? बोलो, समझ में आया? अच्छा, और देखो, फिर तुम कहोगे मरकरी यूज़ कर लीजिए। पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल मरकरी और उसके नीचे होता है उसके ऑक्साइड तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। वो तो मरकरी के नीचे वाला कोई मेटल तुमने यूज़ कर लिया तो उसका ऑक्साइड तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो तो और ही अनस्टेबल होता है। मतलब वो मेटल यूज़ करना है जो हाइड्रोजन के नीचे और मरकरी से ऊपर हो। समझ में आया? मरकरी के नीचे मत चले जाना। मरकरी वाले के बाद जितने भी मेटल होते हैं ना वो तो फ्री मेटल देते हो, तो ऑक्साइड देते ही नहीं है। नहीं समझ में आया? बात समझ कि नहीं? तो तुमको कॉपर ऑक्साइड ही यूज़ करना है। क्यों? ये बात समझ में आ गई? बोलो। और जहाँ तुमने ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन है, तुमने कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट किया तो उसके इसमें तुम्हें दो गैस मिलेगी, CO2 और वाटर वेपर। और वाटर वेपर को चेक करने के लिए कॉपर सल्फेट पास कराओगे उसके ऊपर से। कॉपर सल्फेट क्या वाइट क्रिस्टल होता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा। वैसे भी तुम चेक करना हो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को तुम नदी के किनारे रख दो, समुद्र के किनारे रख दो, ब्लू हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि नदी और समुद्र के किनारे मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपने आप वाइट से हो जाएगा ब्लू। फिर कहोगे ब्लू क्यों हो गया? अब देखो ये टॉपिक तुम्हारा डी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक में कलर का रीजन बताया जाता है। आखिर कोई भी कंपाउंड कलर शो करता क्यों है? तो बताओ, एलिमेंट डी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक के कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्यों शो करते हैं? ड्यू टू DD ट्रांजिशन। सुना है DD ट्रांजिशन?
जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ बताएंगे। अच्छा, डी डी ट्रांजिशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डी, हाँ, अधूरा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, डी जीरो नहीं होना चाहिए, डी 10 भी नहीं होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 के बीच होना चाहिए, अधूरा होना चाहिए। बताओ, इसका D9 है, पता है? D9। और D9 मतलब क्या? अधूरा हुआ, कलर आएगा। और अभी कहो कि कलर आएगा तो कॉपर सल्फेट में जब अकेला था तो कलर वहाँ क्यों नहीं था? वहाँ वाइट क्यों था? वही कलर हो जाता। जब वाटर से दोस्ती हुई, ब्लू विट्रियोल बना, तभी ना ब्लू आया। इसके पहले तो ब्लू था ही नहीं, क्योंकि पहले भी तो कॉपर +2 था, तभी तो 3D9 था। उस समय तो कलर नहीं था। वाटर के आने के बाद ही कलर क्यों आया? जवाब वहाँ, जवाब कि वाटर एज ए लीगेंड, वाटर लीगेंड जब डी की तरफ अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की T2g EG में। और टूटने के बाद जब 2 एनर्जी के डी ऑर्बिटल बन जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लो एनर्जी के T2 से EG में। इसी को बोलते हैं DD ट्रांजिशन। ज़्यादा बात करेंगे तो हम क्रिस्टल फील्ड शुरू हो जाएगा यहीं पर। ये टॉपिक इसका है, डी ब्लॉक का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। लेकिन ध्यान रखना, ये कलर है वाटर की वजह से, पहला लीगेंड की वजह से और दूसरा इनकम्प्लीट डी होने की वजह से। बोलो क्लियर? शुरू में क्या था? वाइट। पानी सोखने के बाद, पानी पीने के बाद क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो बताओ, इसका मतलब पानी था, मतलब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ कंफर्म हो गया, इसमें हाइड्रोजन है। कार्बन भी है, इसके लिए हमने क्या किया? CO2 मिला। अब CO2 कैसे कंफर्म करोगे? CO2 है, ये तुम लोगों ने प्रैक्टिकल स्कूल में किया होगा। क्या? इस CO2 गैस को तुम लाइम वाटर में पास करा दो, लाइम वाटर, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। जब इसको तुम लाइम वाटर में पास कराओगे इस CO2 गैस को, तो लाइम वाटर बिकम, बोलो, मिल्की। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर बिकम मिल्की। तो लाइम वाटर का मिल्की होना ये इशारा कर रहा है कि इसमें CO2 है, मतलब यहाँ कार्बन था। समझ में आया? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है, इसको चेक करने के लिए कॉपर ऑक्साइड टेस्ट है, लिबिक टेस्ट है, जिसमें हमें 2 गैसेस मिलेंगी, CO2 एंड वाटर वेपर। CO2 को कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट है, जो मिल्की हो जाएगा, और वाटर वेपर को टेस्ट करने के लिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू। तो मतलब इस टॉपिक में या मेन बात ये है कॉपर ऑक्साइड, कि जहाँ कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना हो, क्वांटिटी चेक कर, क्वालिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट कर दो। हीट क्यों किया? हाँ, जब हीट करोगे तभी ना ऑक्सीजन बाहर आएगा, तब ना जाके कार्बन से दोस्ती करेगा, हाइड्रोजन दोस्ती करेगा, ये 2 गैस मिलेगी, फिर तुम चेक करोगे उसको। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बोलो, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन का। एक एक करके सारे एलिमेंट को हम चेक कर लेंगे। हाँ बोलो। हाँ, सीधे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हाँ, तो कंबशन जानते हो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक में जानते हो इतना हीट निकलेगी कि आग लग जाएगी। वो थोड़ा रिस्की है, डेंजरस है। वो एक्सपेरिमेंट बोलो जो तुम लैब में कर सको। इसमें कौन सा रिस्क है? आंखों में तुमको कलर दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा। वहाँ तुमको फिर जो गैस निकलेगी, CO2 गैस, वहाँ से वाटर वेपर भी निकलेगा, और इतना हाई टेम्परेचर होगा कि वहाँ कॉपर सल्फेट तो पानी सोख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा। तो वो प्रैक्टिकल हम बताएंगे जो हम आंखों से देख सकें और लैब में कर सकें। ठीक है, वो भी तुम्हारा सोचना सही है कि कंबशन करेंगे तो CO2 वाटर ही बनेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, CO2 एंड वाटर, है कि नहीं? एक से एक्सोथर्मिक होता है, उसमें ज़्यादा हीट निकलती है। अब उस हीट का तुमको यूज़ करना है तो यूज़ करो। क्यों? हम लोग करते ही LPG गैस सिलेंडर में। आखिर LPG गैस सिलेंडर में तो वही रिएक्शन होता है, और क्या होता है? हाँ बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाओ, एस्टिमेशन ऑफ, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन। लिखते जाओ। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अब हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
नाइट्रोजन। तो देखो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, हैलोजन हो, इन सब के लिए एक टेस्ट है, लेसेग्ने टेस्ट। ठीक है, एक ही टेस्ट से तुम सबको एनालाइज कर सकते हो, चाहे तुम्हें नाइट्रोजन का करना हो, चाहे सल्फर, चाहे फास्फोरस, चाहे हैलोजन। तो एक साथ हम सब लिखवा देते हैं, लेसेग्ने टेस्ट। हेडिंग दो, लेसेग्ने टेस्ट। लेसेग्ने टेस्ट for identification of nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus. Halogen, nitrogen, sulfur, फास्फोरस। समझ में आया? इसमें तुम सबका टेस्ट कर सकते हो, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, सबका टेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको बनाना होगा सोडा एक्सट्रैक्ट, उसी को बोलते हैं लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट। नोट करो, फॉर दिस पर्पज वी प्रिपेयर्ड सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसी को लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। बिना सोडा एक्सट्रैक्ट बनाए तुम बाकी एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, चाहे हैलोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, किसी को भी तुमको आइडेंटिफाई करना है तो पहले तुम्हें सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फिर कहोगे क्यों सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बाद में क्यों बनाएंगे। इसके लिए करते क्या है, एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इग्निशन ट्यूब जो होती है ग्लास की ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब, और बहुत पतली ट्यूब होती है वो, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब उसका समझो 5वां हिस्सा, 1/5 इतनी महीन पतली ट्यूब होती है ग्लास की ट्यूब, थोड़ा लंबी ट्यूब होती है। क्या करेंगे, सोडियम का टुकड़ा हम उस ट्यूब में डाल देंगे। सोडियम ऐसे तुम देखोगे तुम्हारी लेबोरेटरी में वो ऐसे खुला नहीं रखा होगा, उसको केरोसिन के अंदर रखा होगा, केरोसिन पैराफिन के अंदर होगा। उसमें तुम इस चिमटी से क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा काट लोगे, वो कट जाएगा बड़े आराम से। चिमटी से जो है फोर्सेप्स से तुम उसको ऐसे काटोगे तो टुकड़ा निकल आएगा उसमें से, है ना, मोम की तरह होता है, जैसे मोम होता है ना, इस तरह का होगा। तुम बड़े मोम से भी थोड़ा हार्ड होता है, इतना सॉफ्ट नहीं होता है। तुम स्पैचुला से उसको थोड़ा कट करके उसको थोड़ा निकालोगे और ट्यूब के अंदर डाल दोगे। ठीक है, उसमें पैराफिन लगा है, केरोसिन लगा हुआ है, वो हवा के संपर्क में नहीं है। यदि हवा के संपर्क में होगा तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तुमने फोर्सेप्स से चिमटी से थोड़ा सा सोडियम तोड़ काट करके इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। फिर क्या करोगे, इसको तुम हीट करोगे, बर्नर में हीट करोगे। हीट करने से क्या होगा, ये थोड़ा लाल हो जाएगा, हल्का लाल हो जाएगा। फिर क्या करना, इसमें तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तुमको दिया गया, जिसको तुम्हें चेक करना है कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस क्या है, चेक करना है, उस कंपाउंड को तुम इसमें डाल दोगे और फिर हीट करोगे। तब तक हीट करोगे जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, एकदम लाल ना हो जाए पूरी ट्यूब। ये भी पूरी ट्यूब लाल हो जाएगी, रेड हॉट, तब तक इसको हीट करना है। और जब ये पूरी ट्यूब रेड हॉट हो जाए तब पूरी ट्यूब को तुम डिस्टिल वाटर में डाल दोगे। डिस्टिल वाटर समझते हो ना, वाटर को पहले वेपराइज करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, डिस्टिल वाटर। उसके जो वेपर को ठंडा करेंगे तो हमको जो वाटर मिलेगा वो डिस्टिल वाटर बोलते हैं। उस डिस्टिल वाटर में इस ट्यूब को तुम डाल दोगे। ठीक है, क्या किया तुमने, इग्निशन ट्यूब लिया, सोडियम का टुकड़ा डाला इसमें और हीट कर दिया, थोड़ा ये तो हीट हो गया। फिर तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल करके और हीट कर दिया, इतना हीट कर दिया ताकि पूरी ट्यूब रेड हॉट हो जाए। फिर इस पूरी ट्यूब को तुमने डिस्टिल वाटर में डाल दिया। होगा क्या, क्योंकि ट्यूब बहुत हॉट है, इधर पानी ठंडा है, जैसे ट्यूब डालोगे इसके अंदर वो टूट जाएगी तुरंत।
चटक के आवाज़ करेगा, टूट जाएगा और सारा केमिकल जो होगा वो पानी में आ जाएगा। फिर क्या करोगे तुम, फिल्टर पेपर से छान लोगे। छानने के बाद जो ग्लास होगा, ग्लास केमिकल सब फिल्टर पेपर में रह जाएगा और पानी जो होगा लिक्विड नीचे आ जाएगा, उसको कहोगे फिल्ट्रेट। वो है फिल्ट्रेट, इसी को बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। जो फिल्ट्रेट तुमको मिलेगा फिल्टर करने के बाद, इसको फिल्टर करोगे, फिल्टर, तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा वही है सोडा एक्सट्रैक्ट। समझ में आया? तुमने इग्निशन ट्यूब लिया, सोडियम डाल के गर्म किया और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया जिसको चेक करना है तुमको, और तब तक गर्म किया जो तो पूरी ट्यूब लाल ना हो गई, रेड हॉट। इस गर्म ट्यूब को तुमने डिस्ट्रीब्यूटर में डाल दिया, वो ट्यूब चटक जाएगी, सारा केमिकल पानी में आ जाएगा। फिर इस पूरे सोल्यूशन को तुम फिल्टर पेपर से छान लोगे, तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा, जो लिक्विड मिलेगा, वही फिल्ट्रेट है सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसैग्ने एक्सट्रैक्ट। यही तुमको बनाना है। हाँ, इसके अंदर क्या है सुनो, यदि मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है और कार्बन तो है ही है, तुमने पहले ही चेक कर लिया, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नाइट्रोजन भी है, और तुमने सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो बदल जाएगा सोडियम साइनाइड में। मतलब ये सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, सोडियम साइनाइड। यदि नाइट्रोजन है तो कार्बन तो है ही है, मालूम नाइट्रोजन भी है, और तुमने सोडियम डाल के गर्म किया है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, सोडियम साइनाइड। मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन है तो सोडियम का हैलाइड बन जाएगा। हो सकता है फ्लोरीन हो तो सोडियम का फ्लोराइड बन जाएगा। मान लो क्लोरीन हुआ तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। मान लो ब्रोमीन हुआ, सोडियम का ब्रोमाइड बन जाएगा। और यदि आयोडीन हुआ तो सोडियम का आयोडाइड बन जाएगा। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, जो भी एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। मान लो सल्फर है तो सोडियम का सल्फाइड बन जाएगा इस सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर।